नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम हेल्थ मैटर्स में। हेल्थ मैटर्स में आज हम बात करेंगे उस समस्या की जिससे कि शायद बहुत सारे कपल्स आजकल दो चार हो रहे हैं। जी हाँ, बच्चा ना होने की समस्या। आजकल के वक्त में स्ट्रेस की वजह से, लेट शादी होने की वजह से या फिर और कई सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से कपल्स चाह कर भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि ये दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी की है तो कई सारे ऐसे उपाय आ गए हैं, कई सारी ऐसी तकनीक आ गई है जिसके बाद आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं। तो आज इसी एक तकनीक के बारे में हम बात करेंगे और इस तकनीक के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा दें। जी हाँ, मेरे साथ डॉक्टर स्वाति जुड़ी हुई हैं, गायकोनोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर पारुल अग्रवाल भी जुड़ी हुई हैं जो कि कंसल्टेंट हैं और IVF स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति मेरा आप ही से होगा कि ये IVF है क्या और इसको कैसे एक युवा समझे जो कि बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा है। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो दो चीज़ें होती हैं, इन वीवो, इन विट्रो। इन वीवो जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इन विट्रो जो हमारी बॉडी के बाहर हो रहा है। सो बेसिकली इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, अगर उनको ये चीज़ बता दी गई है आपको IVF करना पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है उनको समझाना कि क्या तरीके का प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, हाँ, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व एंड इमोशनली ड्रिवन प्रोसीजर है, क्योंकि इसके सक्सेस रेट बहुत डिफाइंड नहीं है। इसमें ओवुलेशन इंडक्शन किया जाता है, पहले एग को बनाया जाता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है कुछ इंजेक्शन से। उसके बाद जब एग रेडी हो जाते हैं, ओवम पिकअप किया जाता है जो कि एनेस्थीसिया के अंडर का एक प्रोसीजर है। ओवम पिकअप होने के बाद लैब के अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं लाइक ICSI एंड ऑल, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन किया जाता है, एम्ब्रियोज बनते हैं और फिर जो उसमें ग्रेड A एम्ब्रियोज और अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं उसको अगेन इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, चलिए। नो पेन एट ऑल। जी बिल्कुल, चलिए IVF क्या है ये तो समझ में आ गया है। अच्छा डॉक्टर पारुल, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि IVF जो ये प्रोसेस है ये कितना पेनफुल होता है, क्योंकि इसके बारे में देखिए कई सारी भ्रांति, कई लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला है, कई लोग इसलिए शायद इस प्रोसीजर की तरफ आना नहीं चाहते। ये कितना प्रोसेस जो पेनफुल कितना है? IVF प्रोसीजर की अगर बात करें तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो OPD में पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये मैडम ये पेनफुल तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, IVF प्रोसीजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें हम इंजेक्शंस दे के अंडों को बड़ा करते हैं। तो इसमें महिला को 9-10 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये आपको जितना इंजेक्शन में पेन है उतना ही है, उसके अलावा और कोई पेन नहीं है। दूसरी चीज़ ओवम पिकअप, जिसको हम बोलते हैं अंडे निकालने की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया आपकी अंडर एनेस्थीसिया होती है, बेहोशी में होती है, तो पेशेंट को पेन का पता नहीं चलता है। और तीसरी जो प्रक्रिया होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो कि बहुत ही फाइन टेक्निक है, बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ की जाती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, बहुत ही जेंटल प्रोसीजर है। तो इसमें भी पेशेंट को पेन नहीं होता है। मगर अगर कुछ पेशेंट अनकोऑपरेटिव हैं, अगर बहुत ही एप्रीहेंसिव हैं पेन के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो IVF में एक ऐसा पेन नहीं होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर स्वाति, ये जो पूरा प्रोसेस है, सक्सेस रेट क्या है इसका? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी लेट प्लान करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि वो नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो उनको IVF की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। तो सक्सेस रेट क्या है इसका? IVF का सक्सेस रेट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम IVF करना क्यों पड़ रहा है, उसका रीज़न क्या है, एंड क्या एज है महिला की, क्या एज है हस्बैंड की, उसका एग का रिजर्व कैसा है, AMH का लेवल कैसा है, एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम कहाँ कर रहे हैं IVF, किस तरीके का लैब है, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, वहाँ का सक्सेस रेट कैसा है। ओवरऑल इन जनरल बात की जाए तो IVF का सक्सेस रेट 100% कहीं पे भी नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि उसी लैब में किसी पेशेंट के लिए सक्सेस बहुत अच्छा था, 1 या 2 साइकिल में ही हो गया, लेकिन किसी पेशेंट को लंबा टाइम लगा। सो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी बहुत सारी प्रोफाइल पे। ओवरऑल सक्सेस रेट 30% to 40% बोला जा सकता है, जो कि बेस्ट सक्सेस रेट है।
बिल्कुल, चलिए ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये भी हम देखते हैं कि 80% 90% तक का दावा किया जाता है, लेकिन आप जो बात कह रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है कि इस चीज़ के लिए युवा को तैयार रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पारुल, सवाल अगला ये कि आईवीएफ की तरफ तो युवा जाना चाहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं होते हैं। खर्चा मोटा मोटी कितना आ जाता है अगर हम एक इस पूरे प्रोसेस को लेकर कहें बात करें तो? देखिए आईवीएफ का जो खर्चा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। अगर एक पार्ट होता है जो लैब का खर्चा होता है, मतलब कि लैब में आपकी सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, आपके एम्ब्रियोज बन रहे हैं, आपका ओवम पिकअप हो रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक ये प्रोसीजर होता है जो आईवीएफ पैकेज जिसको हम बोलते हैं, जो मोटा मोटा हर जगह वैरी करता है। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो आपको थोड़ा कम की तरफ मिलेगा, प्राइवेट में जाएं तो थोड़ा हो सकता है ऊपर की तरफ मिले। दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है आईवीएफ स्टिमुलेशन का, जिसमें पेशेंट को इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और ये इंजेक्शंस आपके थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो इनका जो खर्चा होता है वो एक हम वैरी करता है कि पेशेंट का रिज़र्व कैसा है। अगर अच्छा रिज़र्व है तो इंजेक्शन का खर्चा कम आता है, अगर ज़्यादा बहुत ही ख़राब कम अंडे हैं तो हो सकता है थोड़ी हायर डोजेस पे इंजेक्शंस लगे। और तीसरा जो पोर्शन होता है उनके अगर मिसलेनियस मींस कि अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, अगर उनको किसी दूरबीन के जांच की रिक्वायरमेंट है, अगर उनकी बच्चेदानी ठीक नहीं है, कोई पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है, उनको लैप्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये खर्चा एड ऑन हो जाता है। मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि खर्च कितना ज़्यादा और बढ़ सकता है। अब जैसे कुछ पुरुष होते हैं जिनके शुक्राणु ही नहीं होते हैं, तो ऐसे पुरुषों में कुछ टीज़ा माइक्रो टीज़ा जैसे प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें उनका एड ऑन हो जाता है खर्चा। अब है कि हम अब कुछ एक्सटेंडेड कल्चर भी करते हैं एम्ब्रियोज का, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, तो ऐसे में एड ऑन खर्चा हो सकता है। फ्रीजिंग के चार्जेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर स्वाति, एक सवाल ये था कि आजकल के वक्त में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बदलता वक्त देखा है, बीमारियों का दौर देखा है। ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो आईवीएफ टेक्निक के तहत होते हैं, क्या उनमें जो बाकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता वैसी होती है जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड में होती है? जो आईवीएफ से प्रोड्यूस बेबीज होते हैं वो कोई एबनॉर्मल नहीं होते हैं एज फार एज ये पर्टिकुलर चीज़ कंसर्न्ड है। हाँ, कुछ फैक्टर्स में जैसे मदर की एज या ओवम डोनर यूज़ किया हो तो आईवीएफ प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अगर कोई जेनेटिकल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है तो वो उसकी वजह से जो एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आईवीएफ की वजह से कम हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलिए देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग आईवीएफ को मैंने देखा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि शायद उसके प्रोसेस में जाने से जो बेबी है वो शायद नॉर्मल हो, नहीं हो, आगे चल के क्या हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर पारुल, मेरा क्योंकि अब वक्त काफ़ी कम है, मेरा एक सवाल ये बनता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में, एक कपल को कब समझ में आ जाता है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उन्हें अब आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, कपल अगर हम बेसिकली इनफर्टिलिटी की बात करें कि अगर कोई भी कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखता है और कंसीव नहीं कर पाता है तो आइडियली उस कपल को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें ये भी है कि कपल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, पीरियड्स उसके नॉर्मल होने चाहिए और बाकी भी उनको कोई भी रिलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप आपकी अगर एज ज़्यादा है, अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आपको 1 साल तक का वेट नहीं करना है, आपको 6 महीने के बाद ही अपने डॉक्टर से मिलना है अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपकी एज 40 इयर्स के पास है तो आपको तुरंत एक सलाह तो ज़रूर लेनी है कंसीव करने से पहले, ताकि आपको अपना फर्टिलिटी स्टेटस पता चल जाए। आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपको आपका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। आपको डायरेक्टली आईवीएफ की तो ज़रूरत नहीं है, आपका कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है जो आपको डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ जाना है। आपका ट्यूबल ब्लॉक है या आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो रहा है, शुक्राणु बहुत कम हो रहे हैं, मतलब आइडियली जो होता है नॉर्मल चीज़ों से शुरुआत की जाती है, नॉर्मल इंडक्शन से शुरुआत की जाती है। अगर उससे भी कंसीव नहीं हो रहा था तो फिर ठीक है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर स्वाति आपसे है, वो युवा जो कि आईवीएफ की तरफ जाना चाह रहे हैं या वो जा चुके हैं, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो पहले बोला जाता था कि शादी टाइमली करनी है और बच्चा टाइमली करना है, तो मैं कपल्स को एक ये चीज़ सलाह देना चाहती हूँ जो मैं अपने हर पेशेंट को देती हूँ कि अगर आपकी एज 30 इयर्स हो गई है, प्लीज़ प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचें
और आजकल एक टेक्निक आ गई है oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत सारे पेशेंट्स फीमेल्स इस चीज़ को लेके आते हैं जिन्होंने अभी पार्टनर नहीं डिसाइड किया, शादी नहीं प्लान हो पाई है, तो एग्स को रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि 30 इयर्स की फीमेल के एग की क्वालिटी हमेशा बेटर है 35-36 इयर्स के फीमेल की एग की क्वालिटी में। भले नंबर ऑफ एग सेम हो बट क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है। जी। अगर डिसाइड कर लिया है आईवीएफ करना है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह मानें, उसको समझें और कॉन्फिडेंस रखें अपने डॉक्टर में, वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर पारुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का ये जो पूरा हमारा जो सब्जेक्ट था वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आजकल के दौर में कई ऐसे युवा हैं जो आईवीएफ के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ रखते हैं। उम्मीद है आपकी सारी भ्रांति दूर हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।